हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री 10th क्लास का 3rd चैप्टर का सेकंड पार्ट्स, है ना। इससे पहले कि हमने देखा था कि भाई फिजिकल करैक्टर क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अब तक। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि जब मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो देखो, इन द अबाव एक्टिविटीज यू शो द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ए नंबर ऑफ रिएजेंट्स, है ना। हमने अभी तक जो भी एक्टिविटीज़ की थी उसमें हमने बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस देखी मेटल्स की। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, ठीक है, तो मेटल्स क्यों रिएक्शन करते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले हमारा जब हमने एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की थी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि हर कोई, चाहे वो मेटल हो और चाहे नॉन मेटल्स हो, ठीक है, वो क्या चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। यानी कि उस हर एटम या नॉन मेटल्स चाहता है, मेटल या नॉन मेटल दोनों ही चाहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसका वैलेंस शेल फुली फिल्ड हो और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो, है ना। जिसके पास उसका कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होगा ना, वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी कम होगी। ठीक है, और हर कोई एटम्स चाहता है, हम भी देखो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से एटम्स भी चाहते हैं कि उनके अंदर क्या हो, स्टेबिलिटी गेन कर ले वो। तो इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, अपनी वैलेंस सेल को फिल्ड करने में लगे रहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। ठीक है, तो लेट अस हैव ए लुक एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, तो हमें देखनी है कि वो टेबल्स क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेज के। देखो यहाँ पे नोबल गैसेज है हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, नियोन के में 8, ऑर्गन के में भी 8, और हर मेटल या नॉन मेटल या गैसेज क्या चाहती है, नोबल गैसेज के उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8, क्योंकि इससे उनको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। इसी तरीके से हम मेटल्स की बात करें तो हमने इससे पहले भी देखा था कि नॉन मेटल और मतलब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। उसमें हमने देखा था कि मेटल्स जो मोस्टली होंगे ना, उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेनली। ठीक है, तो देखो सोडियम के में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 1, मैग्नीशियम में 2, इसी तरह से एल्यूमिनियम में 3, इसी तरह से पोटेशियम में 1 आउटर मोस्ट में, कैल्शियम में भी 2 होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6 और क्लोरीन में 7। यानी कि मेनली अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, यानी कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होता है उनका आउटर मोस्ट। जबकि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। इसी तरीके से नॉन मेटल में भी कितने होंगे, या तो 5 होंगे या 6 होंगे या क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब देखो सोडियम के पास क्या है, 2, 8, 1, या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। जबकि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 7 है। ठीक है, 7 है। तो सोडियम के लिए या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसके लिए ज़्यादा इजी होगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, तो इसके लिए इजी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये लूज कर दे। ठीक है,
तो ये किसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया इसने किसी को, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से क्लोरीन के पास भी ऑप्शन है कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो कोई भी मेटल दे सकता है, तो इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसके आउटर मोस्ट में अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया भाई, इसने गेन किया है क्लोरीन ने, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो Na+ फॉर्म में होता है और क्लोरीन Cl- की फॉर्म में होता है, और दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, NaCl। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, सोडियम का भी, और क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। We can see from table 3.3 that a sodium atom has 1 electron it is outermost shell। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि outermost में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के में। If it loses the electron from its M shell then its L shell now becomes the outermost shell। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, सोडियम के में देखो एम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको लूज कर दे ये सोडियम तो इसके एल जो है वो क्या बन जाएगी, आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। ठीक है, तो एल सेल क्या बन गई इसकी, आउटर मोस्ट, और दैट हैज ए स्टेबल ऑक्टेट, और उसका ऑक्टेट कैसा होता है, स्टेबल होता है। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो कितने होंगे उसके अंदर, अब भी सोडियम के अंदर 11 ही होंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देने के बाद कितने बचा, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे उसके अंदर, है ना। सो देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस ए सोडियम कैटायन Na+। तो उसके ऊपर प्रोटॉन्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो उसके ऊपर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसकी वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट इज आउटर मोस्ट सेल। क्लोरीन के अंदर देखो कितने हैं, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में 7 है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 है। एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 1। तो इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन बाय अप बाय क्लोरीन। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो किसने ले लिया, क्लोरीन ने। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। पहले प्रोटॉन्स भी कितने थे, 17 थे, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 17 थे, लेकिन अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। दिस गिव अस क्लोराइड आयन Cl-। सो बोथ द दीज एलिमेंट्स कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन दैम एज फॉलोज, यानी कि सोडियम ने यहाँ पे दिया और क्लोरीन ने गेन किया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, NaCl, यानी कि कॉमन सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स बीइंग अपोजिटली चार्ज, हमने देखा कि भाई सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर, क्लोराइड आयन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का, है ना। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसके रूप में एग्जिस्ट करता है, अपोजिटली चार्ज आयन्स के रूप में। यानी कि जब बहुत सारे आयन्स, अपोजिटली चार्ज आयन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl का। ठीक है, अपोजिटली चार्ज आयन्स का क्या होता है, वो एक समूह होता है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर ले तो इसके ऊपर
इसका आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे 8, जो कि एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो एक क्लोरीन तो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, तो उसके लिए हमें कितने क्लोराइड्स आयन चाहिए 2। तो इसने एक मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोराइड आयन को दे दिया और अपना एक इसको दे दिया। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया और इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, माइनस का 2 नेगेटिव चार्ज और प्लस का भी 2। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी MgCl2 की, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कंपाउंड्स फॉर्मेशन होती है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। यानी कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करने में बिलीव करता है। तो इस वजह से जो आयंस की वजह से जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए देखो एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, क्या करना है उन्होंने यहाँ पे क्या करना है, टेक सैंपल ऑफ, मतलब सोल्ट्स के सैंपल्स लेने हैं। सोडियम क्लोराइड ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सोल्ट, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है ना। ये देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। एक क्या करो, डायरेक्ट स्पैचुला में ये लो, एक सोल्ट्स लो और इनको डायरेक्ट हीट करो कि देखो कि क्या होता है। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल और केरोसिन आर दे सोल्यूबल, मेक ए सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8। और देखो कि ये जब इनके अंदर इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सॉल्ट, इस सोल्ट का सॉल्यूशन बनाओ और इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दो, इलेक्ट्रोड्स, और इसको बैटरी से जोड़ दो और अब ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर क्या होता है। व्हाट इज योर इन्फेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल से जो आयनिक कंपाउंड्स बने थे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफरेंट साल्ट्स को क्या करके डाल के और हम देख सकते हैं कि ये सर्किट पूरा होता है या नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब हम सबसे पहले फिजिकल नेचर कैसी होती है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। देखो कि जो कंपाउंड्स है जैसे NaCl सोल्ट है हमारा, ठीक है, वो तो सबने देखा अपने घर में, तो कैसा होता है नेचर में, सॉलिड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इनके बीच में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। और जब ये ब्रिटल होते हैं यानी कि इनके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, तो ये शेप चेंज नहीं करते, ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसकी वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। देखो वाटर कैसा होता है हमारा, आयनिक होता है, H+ और OH आयन्स होते हैं उनके अंदर, जबकि हमारा जो आयनिक कंपाउंड्स ही जिनका नाम है तो उसके अंदर भी क्या होंगे, आयन्स होंगे। तो आयनिक सॉल्यूशन में, या मैं बोल दूं कि जो मतलब किसके अंदर ये जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट में तो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, जबकि इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि कैरोसिन या पेट्रोल हो गए, ये क्या होते हैं, ये आयनिक नहीं होते, ये हम बोल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर नो लाइक डिजोल्व लाइक होता है ना, कि समान समान को बोलता है। तो इलेक्ट्रो जो वैलेंट कंपाउंड्स है ये भी आयनिक होते हैं, तो ये आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट के अंदर ही, सॉल्वेंट के अंदर घुलेंगे, जबकि नॉन पोलर के अंदर नहीं घुलेंगे, है ना। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भाई मूवमेंट चाहिए चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन, जब हम इनको आयन्स वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयन्स में टूट जाते हैं, ठीक है। विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। और ये जब हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएंगे। जैसे NaCl को डाला हमने तो ये क्या करेगा, Na नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा और Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और इससे क्या होगा कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसके आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वो रिजिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहते हैं Na और NaCl के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आयनिक कंपाउंड्स को मोल्टन पिघलाया जाता है या फिर उसको वाटर में डाला जाता है तो ये अपने आयनिक कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है, कम हो जाता है। और वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। और ये जो चार्ज आयन्स हैं ये क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो इसलिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाता है किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ये तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें बता रखा है इसमें। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O+ MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स बाई Na+ और O-2। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि भाई इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा, एक बार चलो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, MgO या Na2O के एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ किसी को भी। मान लो मैं लेती हूँ Na2O, ठीक है, समझो। देखो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे, 1s2, 2s2 और 2p6, तो कितने होंगे, 2, 2, 6, यानी कि कितने होंगे टोटल, आउटर मोस्ट में इसके में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो सोडियम या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, इसको गेन करने हैं, तभी ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, 6 से 8 में, यानी कि स्टेबल में। तो अब एक सोडियम तो क्या कर सकता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो इसके लिए हमें कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2 सोडियम की। दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो O किस में, O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Na के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, और इसलिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये Na+, ठीक है, और इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, Na2O का, ठीक है। तो इस तरह MgO का भी बना सकते हैं हम। अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अकरेंस ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो देखो
कि मेटल है ना जो अर्थ क्रस्ट के अंदर लगभग 200 से 250 फीट के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो ये वहाँ कैसे पहुँचे, तो मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ पहले कोई धमाका हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, और इससे क्या हुए, बहुत सारे पार्टिकल्स निकले और जगह जगह गिर गए, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच गए, अर्थ क्रस्ट के अंदर पहुँच गए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स क्या हुए, यूनिफॉर्मली फैल गए, और फिर क्या हुआ कि मिट्टी पहाड़ के कट के गिर जाने से, डिपॉजिट हो जाने से ये क्या हुए, मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर मतलब दब गए, और अर्थ क्रस्ट के अंदर दब गए। अगर जो मेटल्स बहुत सारे, जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, वो तो रिएक्शन के थ्रू उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना लिए, और जो लेस रिएक्टिव थे वो अपनी फ्री स्टेट में ही रहे, ठीक है। तो क्या है, मेनली अर्थ क्रस्ट में क्या पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वगैरह मिलते हैं। तो देखो, अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करें, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया ये कैसे आए भाई, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ पे डिपॉजिट हो गए। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सोल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव थे उन्होंने अपने कंपाउंड्स बना लिए, ठीक है। तो उनको हमने क्या, किसका नाम दे दिया अर्थ क्रस्ट के अंदर, मिनरल्स का। एट सम प्लेसेज मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और कहीं कहीं पे देखो, अब कुछ मेटल्स तुम्हारे घर के नीचे भी पाए जाते हैं पर माइन्यूट अमाउंट्स में, लेकिन एक कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ मेटल्स की खानें मिलती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और वहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स को ही उसको हम क्या बोल देते हैं, फिर ओरे बोल देते हैं। यानी कि देखो, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो ज़्यादा थे रिएक्टिव उन्होंने अपने कंपाउंड्स बना लिए, है ना, वो कार्बोनेट्स, ऑक्साइड, सल्फाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इन ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट से ही हम क्या करते हैं, एक प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका ओरे बोल देते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट इज ओरी, ठीक है। अब देखो, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, तो इससे तुम पता कर सकते हो कि भाई कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और वो कैसे अलग किया जा सकता है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, जैसा कि मैंने कहा कि जो कम रिएक्टिव थे वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, कुछ ने अपने कंपाउंड्स बना लिए जो एक्टिव्स थे। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव। देखो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी ना, ये जो बॉटम में वो लिस्ट रिएक्टिव हैं, जो बीच में है वो उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट, और जो सबसे ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट, ठीक है। जो क्या है कि सबसे नीचे है ना एक्टिविटी सीरीज में, वो क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्शंस करते हैं वो, ठीक है। तो कुछ फ्री स्टेट्स में वो वाले कैसे मिलेंगे, अपनी फ्री स्टेट में, जबकि जो बीच के एलिमेंट्स हैं और सबसे ऊपर वाले हैं वो किस में, कंबाइन स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में मिलते हैं ये AG और AU, ठीक है। अब देखो, कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, देयर सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स ओरे। अब जो कॉपर है और सिल्वर है वो क्या है, कंबाइन स्टेट में मिलते हैं, और ये कंबाइन स्टेट में या तो सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स ओरे के फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और सल्फर के साथ रिएक्शन के रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बना लेते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, ठीक है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड
नेचर एज फ्री एलिमेंट्स, ये कभी भी नेचर में फ्री एलिमेंट्स की तरह नहीं पाए जाते, ठीक है। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, वो कैसे होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। मेनली जो कम रिएक्टिव होंगे बॉटम वाले वो मिलेंगे फ्री स्टेट में, मॉडरेट वाले मिलेंगे ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में, और जो मोस्ट रिएक्टिव्स होंगे वो भी हमारे और सल्फाइड या ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। यू विल फाइंड दैट the ore of many metals are oxides. This is because oxygen is a reactive element and is very abundant on the earth. तो मेनली जो ये कंपाउंड्स हमें मिलेंगे ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है और बहुत ही रिएक्टिव होती है, तो सारे मेटल्स इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दस द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे पहले तो ये समझो, उसके बाद बताऊंगी ये कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं, कि जैसे ज़मीन खोद के हमने क्या निकाला, सीयू को निकाला, सीयू का एक पत्थर था उसको ले आए, तो जो कंपाउंड फॉर्म है ना वो कैसी है, प्योर फॉर्म नहीं है उसकी कॉपर की, और उसी पत्थर को ही हमने क्या बोल दिया, मिनरल्स बोल दिया, है ना। कि यहाँ पे क्या है कि मेटल बियरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, है ना। मेटल्स जो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं वो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिनरल्स बोल देते हैं। और ओरे क्या होता है कि ये मिनरल्स कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि वहाँ से हम क्या करते हैं, उनको कॉमर्शियली स्केल पे ऑब्टेन करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरे बोलते हैं, या प्रॉफिटली एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, thus on the basis of reactivity we can group the metals into following three categories: metal of low reactivity, moderate reactivity और भाई हाई एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, सबसे पहले ओरे क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया कि कोई भी मिनरल्स, है ना, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन ऑन ए कॉमर्शियल स्केल्स आर कॉल्ड ओरे, या अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटली और कॉल्ड ओरे, ठीक है। ऐसे ही मिनरल्स जो जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं पे डिपॉजिट हो गए और वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटली या कॉमर्शियल लेवल पे, तो वो क्या कहलाता है, ओरे कहलाता है। तो जो ओरे होता है ना उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओरे करेंगे, ठीक है। अब इस ओरे को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इस ओरे को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि एक तो मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, एक हाई रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो देखो जो ओरे होता है ना उसमें गंदगी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, सीधा निकाला गया है वो, और कुछ तो केमिकल इम्प्योरिटी भी होगी और फिजिकल इम्प्योरिटी भी होती, तो जो उस समय नहीं दिखेगी, जब हम वो प्रोसेस करेंगे ना तो शो होगी इसको, मतलब प्योर करने के लिए। तो मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना उसके अंदर, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओरे, और इसको एनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओरे भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी सफाई हो गई, उसके बाद हमने इसको इनके तीन टाइप्स बनाए, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो सल्फाइड्स ओरे की फॉर्म में मिलेंगे। सल्फाइड्स ओरे को हम सबसे पहले रोस्टिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे उनका, ठीक है। और उससे हम मतलब जो लो एक्टिविटी वाले होते हैं सल्फाइड्स ओरे बनाएंगे और उसकी रोस्टिंग के थ्रू हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मेटल में, और फिर उनका हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ये कार्बोनेट ओरे और सल्फाइड ओरे की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो कार्बोनेट ओरे होते हैं उसको कैल्सिनेशन के थ्रू हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में कन्वर्ट करेंगे, जो सल्फाइड ओरे होता है उसको रोस्टिंग के थ्रू हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। और जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओरे करेंगे और फिर हम इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल्स का।
तो देखो अब बात आती है एनरिचमेंट ऑफ ओरे कि यहाँ पे जब हम ओरे को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सोयल, सैंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग भी बोलते हैं। तो इस इम्प्योरिटीज को ही ओरे से क्या करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओरे कहलाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मैं यहाँ से शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओरे मैंने तुम्हें बता दिया कि उसके अंदर गंदगी वगैरह लगी है तो उसको हमने क्या करना है, साफ करना है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओरे इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओरे। ठीक है, अब गैंग और मैट्रिक्स क्या होती हैं, गैंग और मैट्रिक्स होती है जो भी अनवांटेड सब्सटेंस और इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि सैंड, रॉकी और क्ले मटेरियल्स, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे गैंग कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, और एनरिचमेंट ऑफ ओरे क्या होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओरे क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओरे अगर मैं वैसे बताऊं तो भाई क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को फिजिकली हमें क्या करना होता है, हटाना पड़ता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओरे के लिए हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज कर सकते हैं, यानी कि पानी फवारा मारा जाता है जो हमारे ओरे होते हैं उनके ऊपर। तो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, और जो हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो मिट्टी होती है वो सैंड्स वगैरह होती है वो भारी होती है तो वो नीचे जम जाती हैं, और जो ओरे होता है वो हमारा सेपरेट हो जाता है इससे। ठीक है, दूसरा हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। और मैग्नेटिक मतलब कुछ मैग्नेटिक आयरन वगैरह की प्रॉपर्टी है, आयरन वगैरह मिक्स है उसके अंदर, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं, और केमिकल सेपरेशंस भी यूज किया जा सकता है कुछ केमिकल वगैरह डाल के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओरे यानी कि उसको इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। अब इनके बाद हम क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओरे हो गया, उसके बाद हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कैसे करते हैं हम, जो लो एक्टिविटी शो करती है मेटल्स उनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो लो एक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं वो हमारे किस फॉर्म में होती हैं, सल्फाइड्स ओरे की फॉर्म में। तो जब सल्फाइड्स ओरे सीधा ऑक्सीजन से की प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाता है तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। और इस ऑक्साइड्स को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो कॉपर होता है, कॉपर भी हमारा क्या होता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है। तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका रिडक्शन करा देंगे हम तो क्या बन जाए, क्या मिल जाएगा हमें, कॉपर मिल जाएगा। ये तो हो गया लो एक्टिविटी के वाले उसमें। ठीक है, HGS को सिनेबार कहा जाता है, और ये किसका ओरे होता है, ये ओरे होता है मरकरी का, ये भी याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो मिडिल एक्टिविटी वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, जो मिडिल एक्टिविटी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये किस किस फॉर्म में मिलते हैं, या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में या कार्बोनेट्स की फॉर्म में। तो जो सल्फाइड ओरे होता है ना, इसको एज कंपेयर टू जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनकी कंपेयर में मेटल में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो जो सल्फाइड्स ओरे होते हैं ना उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है पहले, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, यानी कि खुला गर्म किया जाता है उनको, है ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। तो उससे क्या होगा, ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, जब एक्सिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज की जाती हो। और एक प्रोसेस होता है जो कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं ना उनके लिए, कार्बोनेट्स ओरे के लिए, कि उसको क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। यानी कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज की जाए तो उसको रोस्टिंग, जब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हीट के लिए यूज की जाए तो उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। और ये कार्बोनेट ओरे के लिए यूज में आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस, और रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओरे के लिए। ठीक है, अब ये हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करा देते हैं। ठीक है, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो दूसरों का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, उसके लिए हम कार्बन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन होता है वो क्या करता है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गेन कर लेगा और इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, हमें मेटल्स मिल जाएगा, यानी कि जिंक ऑब्टेन हो जाएगा हमें। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह डिस्प्लेसमेंट भी करा सकते हैं हम, किसका, करस्पॉन्डिंग मेटल्स का। यानी कि यहाँ पे अगर हम जिंक के कंपेयर में जो मेटल मोर रिएक्टिव है अगर उनको यूज कर लें तो वो जिंक का क्या कर देंगी, यहाँ से रिप्लेस कर देंगी। ठीक है, तो हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। तो बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज, है ना। और यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, बिकॉज दे आर डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल वेयर मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये एल्यूमिनियम यहाँ से मैग्नीज को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे हमें मैग्नीज मिल जाता है। ठीक है, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्जोथर्मिक, amount of heat evolved is a so large that the metals are produced इन द मोल्टन स्टेट। अब देखो यहाँ पे जैसे आयरन ऑक्साइड्स है, आयरन ऑक्साइड से ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी होती है, एल्यूमिनियम की। तो ये जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो प्योर मेटल हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में मिल जाने की वजह से ही इस रिएक्शन का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक वगैरह में। जब ज्वाइन कर रहा हो जो ट्रैक हैं वो उसके बीच में कोई क्रैक आ गया और उनको ज्वाइंट करना हो तो किसका यूज किया जाता है, इस तरीके की रिएक्शंस का यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो हाँ पे इस तरीके की भट्टी सी होती है, इसमें नीचे एक सांचा सा होता है, इसमें क्या लिया जाता है, आयरन ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम का पाउडर लिया जाता है और इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन यहाँ पे जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस सांचे में भर जाता है वो और फिर उसकी भी क्या कर दी जाती है, बेल्डिंग वगैरह कर दी जाती है। तो ये होती है हमारी थर्माइट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शंस। ठीक है, का यूज होता है इसमें। एक्सट्रैक्टिंग मैटर्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब जो टॉप एक्टिविटी में होती हैं, जिनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं भाई। ठीक है, उनको अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है उसका। ठीक है, देखो सोडियम और ये पोटेशियम वगैरह क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले कि जिस भी मेटल का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कराना है उसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो कि जिस भी मेटल का हमें क्या करना है कि भाई प्योरीफिकेशन करना है उसको यहाँ पे किस फॉर्म में लिया जाता है, एनोड की फॉर्म में। और यहाँ पे जो जिस मेटल का प्योरीफिकेशन करना है वहाँ पे एक पतली सी उसका प्योर फॉर्म, प्योर धातु, वो यहाँ पे कैथोड की तरह यूज किया जाता है। और जिस मेटल का प्योरीफिकेशन करना है ना उसका ही एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे कॉपर का करना है मान लो, तो यहाँ पे कॉपर की ये क्या ली जाएगी, उसका
ओरे लिया जाएगा सबसे पहले एनोड के रूप में, ठीक है, जिसको हमें अलग करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्योर Cu की कैथोड ली जाएगी कॉपर की, और यहाँ पे CuSO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, तो वो Cu+2 और SO4-2 में टूटेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि एनोड के अंदर प्लस 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 चार्ज होगा और कैथोड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव 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 चार्ज होगा। ये प्योर कॉपर की फॉर्म में है जबकि ये ओरे की फॉर्म में है। तो ये यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन यहाँ से क्या होंगे, रिमूव होंगे, और ये Cu+2 वाले जो पॉजिटिव आयंस वाले हैं वो किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ, वहाँ जमा होते जाएंगे। और SO4 जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो कहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ पे एनोड मड के रूप में इस सरफेस की तल पे सरफेस पे बैठ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हाई एक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनका कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैथोड पे मान लो हमने सोडियम का कराना है, तो यहाँ पे उसका एनोड लेंगे जिससे हमें उसको एक्सट्रैक्ट कराना है, जिस फॉर्म में NaCl है या Na2SO4 है, उसका एनोड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी प्योर फॉर्म लेंगे, ये सोडियम का मान लो कोई एथोड बना लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया जाएगा, ठीक है, जिसका से भी हमें निकालना, जैसे Na2SO4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे Na+ किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। और जो क्लोरीन है वो किसकी तरफ भागेगी, पॉजिटिव की तरफ, Cl2 की फॉर्म में रिलीज होगी एनोड पे से, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ बैठ जाएंगी। अब आती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने ये सब प्रोसेस कराने के बाद जो भी मिला वो हमें प्योर फॉर्म मिल गया, नहीं। अब भी इसमें क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से हो जाता है। इसमें वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impure metal in electrolytic refining, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि impurities हैं तो ये मेथड करा लेते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। ये होता है उसको रिफाइन करने का। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे कि देखो मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आज रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड ए थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। द apparatus is set up shown in figure 3.12. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte, ठीक है। एनोड से ये किस में घुलता जाएगा, इसके अंदर। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और कैथोड पे ये क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अलग किया जाता है। अब बात आती है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ठीक है। तो देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सिल्वर वगैरह के गहने हम पहनते हैं तो वो कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं। तो वो काले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी सिल्वर होती है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन कर लेती है एनवायरनमेंट में, और क्या बना लेती है, Ag2S बना लेती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। इसी तरह से कॉपर भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और एक ब्राउन सरफेस या मैं बोल दूँ एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर सल्फेट के ऊपर भी। ये किसकी वजह से होती है, कॉपर कार्बोनेट्स की वजह से, ठीक है। इसी तरह से आयरन को भी रस्टिंग होते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक आयरन ऑक्साइड की इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है।
अब देखो कि कोरोजन कैसे क्या होता है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे क्या दी गई है, एक्टिविटी है। ए, बी और सी तीन चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो आयरन नेल डाली गई, ये वाटर के संपर्क में भी है और एयर के संपर्क में भी है। यहाँ पे वाटर के संपर्क में है लेकिन एयर नहीं है, और यहाँ पे ना एयर है ना वाटर है। तो देखो यहाँ पे जंग लग गया, जैसे ही इसके लिए कोरोजन के लिए क्या चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। यहाँ पे नहीं लगा और यहाँ पे भी नहीं लगा। तो कोरोजन के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि ये वाटर और एयर के संपर्क में आने से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ए के अंदर रस्टिंग नहीं, टेस्ट ट्यूब ए, बट दे डू नॉट, ए के अंदर रस्टिंग हो गई और बी और सी के अंदर नहीं हुई, क्योंकि भाई बी और सी में एयर और वाटर के संपर्क में ये आयरन नेल्स नहीं थी, जबकि ए में एयर और वाटर के संपर्क में ये दोनों नेल्स थी। तो इसलिए इसमें क्या हो गया, कोरोजन हो गया। ठीक है, अब देखो कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं कि भाई एक तो क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर फिजिकली अगर मैं बोलूँ तो उस पर पेंट, ऑयलिंग, ग्रेसिंग, है ना, और गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, कोरोजन से। तो देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील्स एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग्स बाय कोटिंग दैम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी कि आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ठीक है, कैन यू रीजन दिस आउट, क्योंकि भाई क्या कर देता है वहाँ पे वो जिंक ऑक्साइड्स की क्या चढ़ जाती है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, इसलिए वो सीधे संपर्क में नहीं होता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर के, तो इसलिए उस पर क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। एलोइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स, है ना। इसमें क्या होता है, एलॉय वगैरह के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिला के या एक मेटल नॉन मेटल को आपस में मिला के एलॉय की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, वैसे अगर हम देखा जाए तो प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजीली व्हेन हॉट, है ना, स्ट्रेच कर सकते हैं, बट इफ़ इट मिक्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग्स, वो कैसा हो जाता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर उसमें कुछ अमाउंट्स में क्या मिला दिया जाए, कार्बन, यानी कि 100 किलो आयरन के अंदर अगर हम 50 ग्राम क्या मिला दे, कार्बन, तो वो कैसा हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकिल क्रोमियम, अब देखो आयरन के अंदर सबसे पहले कार्बन मिलाया गया, कार्बन के अंदर हम क्या मिला सकते हैं, उस आयरन में ही निकिल और क्रोमियम मिला सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस एलॉय को हम क्या कहेंगे, स्टीललेस स्टील कहा जाता है, जो कि बहुत हार्ड होता है और उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। Thus, if iron is mixed with some other substance, इस प्रॉपर्टी चेंज, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब किसी और अदर एलिमेंट्स के साथ उसको मिलाया जाता है। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal or a non-metal, an alloy, homogeneous mixture of two or more metals, or a metal or a non-metals. It is prepared by first melting the primary metals and the dissolving the other elements in it in definite proportion. ठीक है, it is then कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एलॉय में क्या होता है, या तो एक दोनों मेटल लिए जाते हैं या एक मेटल एक नॉन मेटल लिया जाता है और उनको आपस में मिक्स करा जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो इससे कोरोजन से भी बचा जा सकता है और इसी को हम क्या कहते हैं, एलॉय बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे हम गहने नहीं बना सकते, तो सुनार वगैरह उसके अंदर क्या करते हैं, सिल्वर और कॉपर की कुछ मात्रा मिक्स कर देते हैं और वो अब 22 कैरेट गोल्ड में क्या हो गया,
कन्वर्ट हो गया, उस 22 कैरेट गोल्ड से ही हमारे गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड होता है, जबकि 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर होता है। ठीक है, क्योंकि इससे उसकी क्या होती है कि मैलिएबल, ये जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज तो 24 कैरेट गोल्ड बहुत स्मूथ होता है, वो उसको हम किसी भी शेप में नहीं डाल सकते। ठीक है, अब देखो आगे, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलोय इज नोन एज एन एमलगम, यानी कि मरकरी के अंदर या तो सोडियम मिला दें या कुछ भी मेटल्स मिला दें तो उसका और है वो क्या कहलाता है, मरकरी के अंदर अमलगम कहलाता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एन ऑन द एलोय लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल्स, और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल एलोय की क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रास है वो किस किस का एलोय होता है, कॉपर एंड जिंक का है ब्रास, और जो ब्रोंज है वो किस किस का होता है, कॉपर और टिन का। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें कि सोल्डर किस किस का एलोय होता है, लेड और टिन का। ठीक है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं सोल्डर का तो कि इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग में काम में लिया जाता है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये एक बता रखा है कि कुतुब मीनार के पास कोई दिल्ली में क्या है, एक इस तरीके का कोई खंबा या इस तरीके का कोई लोहे का ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर ना जंग वगैरह नहीं लगा है, इतने साल हो गए। तो इसमें डिफरेंट अलग अलग देशों के साइंटिस्ट आके इसके ऊपर स्टडी कर चुके हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है इसकी मेटलर्जी में कि जो इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है, जबकि आयरन पे तो जो रस्टिंग की प्रॉब्लम हमारे लिए आज के टाइम में बहुत भारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये बता रखा है। तो अब आगे ये क्या है, क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आप कर सकते हो, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है पूरा एनसीईआरटी से, एक एक चीज़ कि क्या होता है और कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है।